बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। अगेन डियर स्टूडेंट, ये मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी टॉपिक रिलेटेड है विद न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। इसको पढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हर एटम बेसिकली 3 पार्टिकल से मिलकर बना है और वो 3 पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इनमें प्रोटॉन पर चार्ज है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। इन 3 पार्टिकल्स में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम और इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो कुछ इस तरह एक क्लाउडी पैटर्न में डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा होता है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब इनमें जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल हैं वो हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल हुआ लेकिन प्रोटॉन पर चार्ज है पॉजिटिव। और आपने प्रीवियस चैप्टर्स में ये पढ़ा है कि जब भी आपके पास टू लाइक चार्जेस हों तो वो रिपेल करते हैं। अगर 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये रिपेल करेंगे और अगर 2 नेगेटिव चार्जेस हैं तो ये भी रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस हों तो वो अट्रैक्ट करते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि न्यूक्लियस में अगर प्रोटॉन मौजूद है तो प्रोटॉन पर है पॉजिटिव चार्ज, सो वो न्यूक्लियस जिनमें प्रोटॉन 1 से ज्यादा हैं तो वो प्रोटॉन बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इनके रिपल्सिव इफेक्ट की वजह से वो प्रोटॉन न्यूक्लियस में फिर स्टे नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम ऐसा ऑब्जर्व नहीं करते। प्रोटॉन न्यूक्लियस में इस रिपल्सिव इफेक्ट के होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ बाइंड होकर रहते हैं। ये वो क्वेश्चन है जिसका आंसर आज हम ढूंढेंगे कि आखिर क्या रीजन है कि प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस होने के बावजूद वो न्यूक्लियस में स्टेबल फॉर्म में बैठते हैं। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के आंसर को समझने के लिए हम एक सिंपल न्यूक्लियस लेते हैं हीलियम का। हीलियम 2-4। हीलियम में 4 न्यूक्लियॉन्स हैं जिनमें से 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। आपने प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 21 में पढ़ा था कि मास ऑफ प्रोटॉन है 1.673 into 10 to power -27 kg और mass of न्यूट्रॉन है 1.675 into 10 to power -27 kg। अगर आप इन दोनों की mass values को देखें तो इनमें बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है जिसके बेसिस पर आप ये कह सकते हैं कि दोनों का mass अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। इस इक्वल मास के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर अगर मैं कहूं कि मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू m एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू m, सो मैंने दोनों के मास की वैल्यूज को m से इंडिकेट किया। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हीलियम के न्यूक्लियस में टोटल मास कितना है तो टोटल मास होगा सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल द न्यूक्लियॉन्स। कितने न्यूक्लियॉन्स हैं हीलियम के न्यूक्लियस में? 4 न्यूक्लियॉन्स हैं जिनमें से 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस में जो 4 पार्टिकल्स हम कंबाइन करेंगे उनका टोटल मास है 4m। सो इन 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को आपने फ्यूज किया, आपस में कंबाइन किया और इनके कंबाइन होने से जो न्यूक्लियस बना वो है हीलियम न्यूक्लियस। सो अब अगर आप इस हीलियम न्यूक्लियस का मास फाइंड करें
तो ये mass of helium nucleus लेस देन होगा 4m से। 4m उन पार्टिकल्स का टोटल मैस था जिन्हें जोड़कर, जिन्हें बाइंड करके हीलियम न्यूक्लियस बनाया गया। लेकिन हीलियम का मैस इन 4 पार्टिकल के टोटल मैस 4m से कम आया। आप देख रहे हैं कि हीलियम न्यूक्लियाई लाइटर है और जो 4 पार्टिकल्स आपने ज्वाइन किए थे उनकी साइड हेवियर है। यहां पर हमारे पास एक मिसिंग मैस का कॉन्सेप्ट आया कि जब 4 न्यूक्लियॉन्स आपस में कंबाइन हुए और उन्होंने एक नया न्यूक्लियस बनाया तो कुछ मैस कहीं गायब हो गया। इस मिसिंग मैस को कहा जाता है मैस डिफेक्ट। लेकिन ये मैस कहीं जाया नहीं होता, ये मैस एनर्जी में कन्वर्ट होता है। किस तरह कन्वर्ट होता है ये विद इन सेकेंड में आपको बताती हूं। मैस डिफेक्ट को अगर आपने कैलकुलेट करना है तो मैस डिफेक्ट का सिंबल है डेल्टा एम, और डेल्टा एम की इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी जाएगी। डेल्टा एम इक्वल्स टू Z मल्टीप्लाई मैस ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z मल्टीप्लाई मैस ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियस। इस इक्वेशन में Z इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस एंड A माइनस Z इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। इस इक्वेशन की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैस डिफेक्ट की वैल्यू कितनी आएगी। इस इक्वेशन को हम प्रैक्टिकली यूज करेंगे एक एग्जाम्पल में भी, लेकिन वो थोड़ी देर में। डियर स्टूडेंट, अभी तक आपने ये देखा कि जब आप न्यूक्लियॉन्स को आपस में कंबाइन करते हैं तो जो नया न्यूक्लियस बनता है उसके मैस की वैल्यू उन अलग अलग न्यूक्लियॉन्स के टोटल मैस से कम आती है, और ये जो डिफरेंस इन मैस आता है इसे कहा जाता है मैस डिफेक्ट। और मैस डिफेक्ट की इक्वेशन कुछ इस तरह से है। इस मैस डिफेक्ट की वैल्यू को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में बाय यूजिंग आइंस्टाइन एनर्जी मैस इक्वेशन E इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर की हेल्प से। डियर स्टूडेंट, आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन हमें ये बताती है कि मैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैस, जिसका मतलब है कि एनर्जी एंड मैस दे आर इंटर कन्वर्टेबल। डियर स्टूडेंट, मैस और एनर्जी का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है। अगर आप मैटर को कंप्रेस करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से लिया जाता है कि जब आप एनर्जी को कंप्रेस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वो कंप्रेस्ड फॉर्म में कन्वर्ट होकर एक मैटर की शक्ल एडॉप्ट कर लेती है। और अगर आप इस मैटर को डीकंप्रेस कर दें, स्कैटर कर दें, तो ये मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट, जब आपने न्यूक्लियॉन्स को कंप्रेस किया, फ्यूज किया, तो उसमें मैस डिफेक्ट की जो वैल्यू है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और वो एनर्जी कहलाएगी बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स को आपस में बाइंड करते हुए ये मैस एनर्जी में कन्वर्ट हुआ था। सो अब अगर इन न्यूक्लियॉन्स को जो आपस में बाइंड हो चुके हैं, अगर इन न्यूक्लियॉन्स को अलग करना है तो ये खुद अलग नहीं हो सकते। क्यों अलग नहीं हो सकते? उसकी वजह ये है कि इनके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी मिसिंग है, क्योंकि जब ये आपस में ज्वाइन हुए थे तो इनका सर्टेन अमाउंट ऑफ मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो गया था। सो वो एनर्जी जो एट दैट टाइम कन्वर्ट हुई या रिलीज हुई ड्यूरिंग द प्रोसेस, वो एनर्जी इन न्यूक्लियॉन्स के पास अब मिसिंग है। जब तक इनको वो अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिलेगी, ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते।
सो अब इनके बीच में चाहे रिपल्सिव इफेक्ट भी है, लेकिन उस रिपल्सिव इफेक्ट के बावजूद ये मजबूर हैं एक दूसरे के साथ बाइंड होकर न्यूक्लियस में रहने के लिए, क्योंकि इनके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है। और वो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर इन्हें मिल जाए तो ये ऑब्वियसली एक दूसरे से अगेन अलग हो जाएंगे, और वो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी। सो बाइंडिंग एनर्जी होगा द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू स्प्लिट द न्यूक्लियॉन्स अपार्ट, यानी न्यूक्लियॉन्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। इसी सिचुएशन को जो न्यूक्लियॉन से लिंक्ड सिचुएशन है, और ये सिचुएशन एक बाइंडिंग एनर्जी, एक मिसिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट दे रही है, इसी सिचुएशन को अगर हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑब्जर्व करें तो थॉट एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से होगा। डियर स्टूडेंट, आप इमेजिन करें कि आप स्टडीज के लिए किसी दूसरे शहर में गए। वहां आपको रहने के लिए एक अपार्टमेंट चाहिए, और वहां जब आपने सर्च किया तो सिंगल रूम अपार्टमेंट का रेंट था 1500 रुपीज, लेकिन आप अफोर्ड कर सकते हैं जस्ट 1000 रुपीज। आप इसी परेशानी में खड़े हैं कि आपका एक और दोस्त आपसे मिलता है, सेम उसका भी यही प्रॉब्लम है, वो भी सर्च कर रहा है सिंगल रूम अपार्टमेंट, लेकिन वो भी यही कहता है कि रेंट है 1500 रुपीज, लेकिन मैं अफोर्ड कर सकता हूं 1000 रुपीज। अब आप दोनों मिलकर ये सोचते हैं कि ऐसा अपार्टमेंट ढूंढा जाए जो 2 बेडरूम अपार्टमेंट हो, लेकिन उसका रेंट 2000 हो, ताकि हम दोनों 1000 पे कर सकें और वहां पर कंफर्टेबल वे में रह सकें। सो सर्च करने पर उन्हें मिलता है 2 बेडरूम अपार्टमेंट फॉर द रेंट ऑफ 2000 रुपीज। अब उनका एक तीसरा दोस्त मिलता है, सेम प्रॉब्लम शेयर करता है कि आई कैन अफोर्ड 1000 रुपीज बट द रेंट ऑफ 1 रूम अपार्टमेंट इज 1500। सो अब ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम एक ऐसा अपार्टमेंट सर्च करें जिसमें 3 बेडरूम्स हों और उसका रेंट 3000 हो, ताकि तीनों 1000 की अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसमें रह सकें। सो इन्हें मिलता है 3 बेडरूम अपार्टमेंट, और ये तीनों 3000 के रेंट पर वहां रहना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इनको बचत कितने की हुई? 1500 रुपीज की, क्योंकि अगर ये अलग अलग रहते तो इन्हें देने पड़ते 1500, और टोटल जो ये तीनों पे करते वो होता 4500। लेकिन कलेक्टिव रहने पर इन्हें 500 रुपीज पर हेड बचत हुई, और तीनों बड़े आराम से वहां पर रह रहे हैं। अब इन तीनों में किसी बात पर इख्तिलाफ हो गया। अब ये तीनों इकट्ठे नहीं रहना चाहते, अब ये तीनों अलग होना चाहते हैं, लेकिन अगेन 500 रुपीज की डेफिशिएंसी इनको अलग नहीं होने देगी, क्योंकि इनके पास अलग रहने के लिए जो चॉइस है वहां पर इन्हें पे करना पड़ता है 1500, जबकि कलेक्टिव रहते हुए इनको पे करना पड़ता है जस्ट 1000। सो अब इनमें इख्तिलाफ, और इख्तिलाफ की वजह से ये अलग भी होना चाहते हैं, लेकिन 500 रुपीज की पर हेड डेफिशिएंसी की वजह से ये चाहते हुए भी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते। सो ये मजबूरन तीनों उसी एक सिंगल अपार्टमेंट में ही रहना शुरू कर देते हैं। यही हाल न्यूक्लियॉन्स का भी है कि न्यूक्लियॉन्स जब कलेक्टिव फॉर्म में न्यूक्लियस में आते हैं तो उनके बीच में एग्जिस्ट करता है रिपल्सिव इफेक्ट, और उस रिपल्सिव इफेक्ट के होने के बावजूद भी ये एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते। उसकी वजह है कि इनके पास होती है डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी, और वो डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी अगर हम पूरी कर दें तो ये न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे से
अलग हो जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह जब न्यूक्लियॉन्स आपस में कंबाइन होते हैं तो इस कॉम्बिनेशन के प्रोसेस में आता है मास डिफेक्ट, और ये मास डिफेक्ट किस तरह E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर इक्वेशन की हेल्प से कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। और ये एनर्जी जब वो कंबाइन होते हैं तो रिलीज होती है। सो जब आप इस अमाउंट ऑफ एनर्जी के इक्वल अमाउंट उस न्यूक्लियस को दें तो आप उस न्यूक्लियस को ब्रेक कर सकते हैं, उसके न्यूक्लियॉन्स को एक दूसरे से स्प्लिट कर सकते हैं। सो बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट ये था। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड हैं। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि किस तरह एक लाइटर हीलियम न्यूक्लियाई को जब हम बनाते हैं तो वहाँ कितना मास डिफेक्ट जनरेट होता है और ये मास डिफेक्ट कितनी एनर्जी को रिलीज करता है। या इन अदर वर्ड्स, अगर हमारे पास एक हीलियम न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस को आप ब्रेक करना चाहते हैं तो उसको ब्रेक करने के लिए आपको कितनी एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी। पहले हम देखते हैं मास डिफेक्ट इन जनरेटिंग या इन क्रिएटिंग अ हीलियम न्यूक्लियाई। मास डिफेक्ट की इक्वेशन है डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस सी एम एन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। इस इक्वेशन में मास ऑफ प्रोटॉन को हमने इंडिकेट किया है एम पी से और मास ऑफ न्यूट्रॉन को हमने इंडिकेट किया है एम एन से। डियर स्टूडेंट, इसमें हम जो मैसेज की वैल्यूज पुट करेंगे वो पुट करेंगे एटॉमिक मास यूनिट्स में। पहले आप इनकी वैल्यूज देख लें। मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू है 1.007276 U और मास ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू है 1.008665 U और हीलियम न्यूक्लियस के मास की वैल्यू है 4.00281 U। इन तीनों वैल्यूज को जब आप अबव इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में चेंज हो जाएगी। यहाँ पर हमने Z की जगह पर पुट किया है 2 और A माइनस Z जो कि है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसकी जगह भी हमने पुट किया है 2। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो डेल्टा M की वैल्यू आएगी 0.03034 U। क्योंकि ये मास डिफेक्ट की वैल्यू हमने एटॉमिक मास यूनिट में कैलकुलेट की है, पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे इन किलोग्राम्स। किलोग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए हम आइडेंटिटी यूज करेंगे 1U is equal to 1.6606 into 10 to power minus 27 kg। जब आपने डेल्टा M की वैल्यू को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा M की वैल्यू आ गई 5.05 into 10 to power minus 19 किलोग्राम। आपने डेल्टा M की वैल्यू को केजीज में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको मैंने बताया था कि यही डेल्टा M जिसे आप मास डिफेक्ट कहते हैं, इस मास डिफेक्ट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एनर्जी बाय यूजिंग E is equal to डेल्टा M C स्क्वायर। यहाँ आपने डेल्टा M की वैल्यू पुट की और C की वैल्यू 3 into 10 to power 8 को आपने पुट किया। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एनर्जी की वैल्यू आएगी 4.5 into 10 to power minus 12 जूल। डियर स्टूडेंट्स, ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हीलियम न्यूक्लियस को बनाते हुए रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को जो कि जूल में है
हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर दिस कन्वर्जन वी यूज दिस इक्वलिटी 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to power minus 19 joule. इस इक्वलिटी के अकॉर्डिंग अगर हम एनर्जी की वैल्यू 4.5 10 to power minus 12 जाउल को अगर डिवाइड करते हैं 1.6 into 10 to power minus 19 से, तो ये एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट और उसकी वैल्यू आएगी 2.82 into 10 to power 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप 28.2 into 10 to power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कह सकते हैं और आप जानते हैं 10 to power 6 इंडिकेट करता है मेगा को। सो ये एनर्जी की वैल्यू बनेगी 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जब आप एक सिंगल हीलियम न्यूक्लियस को बनाएंगे तो 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी रिलीज होगी और यही वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी जो अगर आप हीलियम न्यूक्लियस को देते हैं तो हीलियम न्यूक्लियस इस एनर्जी को यूज करके दोबारा अपने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स में स्प्लिट हो जाएगा। सो ये तो थी बाइंडिंग एनर्जी फॉर द हीलियम न्यूक्लियस। अगर आप इसी बाइंडिंग एनर्जी को कन्वर्ट करना चाहें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जिसका मतलब है अगर आप इन 4 में से किसी एक न्यूक्लियन को, किसी एक पार्टिकल को अलग करना चाहें तो उस एक सिंगल पार्टिकल के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसके लिए सिंपली आप इस बाइंडिंग एनर्जी को एटॉमिक मास नंबर से डिवाइड कर दें तो आपको मिलेगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को जब आपने हीलियम न्यूक्लियस के लिए कैलकुलेट करना है तो यू विल डिवाइड 28.2 बाय 4 क्योंकि हीलियम में 4 न्यूक्लियॉन्स हैं और इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.05 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह आपने हीलियम न्यूक्लियस के लिए पहले मास डिफेक्ट डेल्टा एम की वैल्यू कैलकुलेट की और उसके बाद इस सारे प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपने एनर्जी को कैलकुलेट किया। पहले आपने उसे जाउल में कैलकुलेट किया और फिर आपने उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड देन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया। डियर स्टूडेंट, इस सारे लॉन्ग प्रोसीजर को आप जस्ट 1 और 2 स्टेप्स में भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूज करनी पड़ेगी दिस इक्वालिटी। ये इक्वालिटी है 1u is equal to 1.6606 into 10 to power minus 27 kg जो आपने प्रीवियस कैलकुलेशन में यूज की थी। क्योंकि ये वैल्यू है एटॉमिक मास यूनिट की इन किलोग्राम, अगर हम इसी अमाउंट ऑफ मास को ट्रांसफॉर्म कर लें, कन्वर्ट कर लें एनर्जी में, तो हम इसकी एनर्जी वैल्यू को डायरेक्टली डेल्टा एम से मल्टीप्लाई करके डेल्टा एम की अमाउंट ऑफ एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो पहले हम कन्वर्ट करते हैं इस 1u which is 1.6606 10 to power minus 27 kg इस मास की अमाउंट को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में by using E is equal to mc square। इसमें m की वैल्यू आप पुट करेंगे 1.6606 10 to power minus 27 kg और c की जगह पुट करेंगे 3 into 10 to power 8 होल स्क्वायर। जब आपने यहाँ पर ये सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई की तो आपके पास आएगा 14.9 into 10 to power minus 11 जाउल। इस वैल्यू को जो कि आपके पास जाउल में आई है अगेन आप कन्वर्ट कर लें by using this equality into इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
सो जब आप 14.9 10 टू पावर -11 जूल को डिवाइड करेंगे 1.6 10 टू पावर -19 से, तो आपको आंसर मिलेगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो आपने देखा कि आपने 1 U की जो वैल्यू थी, जो कि किलोग्राम्स में थी, उसी वैल्यू के corresponding एनर्जी की अमाउंट को कैलकुलेट किया by using E = mc²। तो आपको पता चला कि 1.6606 10 to power -27 kg अमाउंट ऑफ मास कैरी करती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। सो आपने प्रीवियस जो डेरिवेशन की उसमें जब आपने डेल्टा एम की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी और वो थी 0.03034 U। इसके बाद आपने डिफरेंट स्टेप्स किए थे। सो अगर आप इस डेल्टा एम की वैल्यू को डायरेक्टली 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो you will get 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी डायरेक्टली इन वन स्टेप। सो यही मेथड हम न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं जब आप डेल्टा एम की या मास डिफेक्ट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और आपने उस मास वैल्यू को ट्रांसफॉर्म करना होता है इनटू एनर्जी। सो एक लॉन्ग स्टेप्स प्रोसेस फॉलो करने की बजाय हम अगर उस डेल्टा एम की वैल्यू को डायरेक्टली 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो डेल्टा एम कन्वर्ट हो जाता है इनटू रिलेटेड बाइंडिंग एनर्जी। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह हीलियम न्यूक्लियस के बनने के प्रोसेस में रिलीज होने वाली एनर्जी आप दो डिफरेंट मैथमेटिकल प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपकी बुक में दो डिफरेंट ग्राफ्स भी डिस्कस हुए हैं। उनमें से फर्स्ट ग्राफ है ये वाला। इस ग्राफ में y एक्सिस पर है मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन, जिसे आप पैकिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं, और x एक्सिस पर है अगेन चार्ज नंबर। डियर स्टूडेंट, पहले हम देख लेते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। जो y एक्सिस पर वैल्यूज ड्रॉ की गई हैं वो पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन होता है मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन यानी डेल्टा m ओवर a। यहां जब आपने डेल्टा m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपने मास ऑफ न्यूक्लियस पहले लिखना है और इस मास ऑफ न्यूक्लियस में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स को। सो डेल्टा m की इक्वेशन बनेगी मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a माइनस z मास ऑफ न्यूट्रॉन। सो यहां पर जब आप डेल्टा m कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली आप पढ़ चुके हैं कि मास ऑफ न्यूक्लियस की वैल्यू बाकी न्यूक्लियॉन के मास से कम होती है। सो डेल्टा m यहां पर नेगेटिव आएगा। पैकिंग फ्रैक्शन बेसिकली होता ही नेगेटिव में है। सो आप अगर y एक्सिस पर ड्रॉ की गई वैल्यूज को देखें तो वो भी नेगेटिव में है। टॉप से अगर हम स्टार्ट करें तो वैल्यू है -0.007, फिर है -0.008 एंड देन -0.009। और आप जानते हैं कि नेगेटिव में वैल्यू या फैक्टर जितना बड़ा हो वो उतना ही स्मॉलर होता है। सो इस y एक्सिस पर 0.009 वैल्यू बाकी दोनों वैल्यूज के कंपैरेटिवली सबसे कम वैल्यू है क्योंकि ये वैल्यूज नेगेटिव में हैं। सो ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है? हमें ये पता है कि वो एलिमेंट जिसका पैकिंग फ्रैक्शन सबसे कम हो वो सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई होता है। सो अगर आप डिफरेंट एलिमेंट्स को देखें तो सबसे जो लीस्ट पैकिंग फ्रैक्शन है वो है आयरन यानी Fe का, और इसके पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू लीस्ट है
सो ये इन सारे एलिमेंट्स में से सबसे स्टेबल न्यूक्लियाई होगा। सो डियर स्टूडेंट, आयरन से पहले और बाद के जितने भी एटम्स हैं वो आयरन के कंपैरेटिवली, वो Fe के कंपैरेटिवली ऑब्वियसली लेस स्टेबल हैं, क्योंकि उनके पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यूज आयरन की पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू से बड़ी हैं। सो पैकिंग फ्रैक्शन जितना बड़ा होता जाएगा उतना ही वो न्यूक्लियस अनस्टेबल होता जाएगा। सो यूरेनियम के जितने भी आइसोटोप्स हैं उनके पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यूज बहुत बिगर होती हैं। सो डियर स्टूडेंट, जब आप यूरेनियम की बात करेंगे तो यूरेनियम का पैकिंग फ्रैक्शन बहुत बिगर वैल्यू में होता है। सो जिसका पैकिंग फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा वो उतना ही अनस्टेबल न्यूक्लियाई होगा। सो इन सारे न्यूक्लियाई में से सबसे स्टेबल न्यूक्लियाई है आयरन का, और सबसे लीस्ट पैकिंग फ्रैक्शन भी आयरन का ही है। सो ये वाला ग्राफ आपको पैकिंग फ्रैक्शन, जिसे मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन भी कहा जाता है, उसका और चार्ज नंबर का आपको रिलेशनशिप बता रहा है, और ये भी बता रहा है कि पैकिंग फ्रैक्शन के साथ किस तरह कौन सा न्यूक्लियाई ज्यादा स्टेबल है और कौन से न्यूक्लियाई कम स्टेबल हैं। नेक्स्ट पेज पर जो दूसरा ग्राफ है वो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और एटॉमिक मास नंबर के बीच में। एक्स एक्सिस पर है एटॉमिक मास नंबर और वाई एक्सिस पर ड्रॉ किया गया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को। अगर आप देखें तो जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं, यानी जब आप हाइड्रोजन से आगे मूव करते हैं, ड्यूट्रियम, हीलियम, और चलते हुए जब आप अगेन Fe यानी आयरन तक पहुंचते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्रेजुअली इंक्रीज होती जा रही है। इसमें अगर आप देखें तो हीलियम की जो अभी हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट की थी वो थी 7.05 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें भी वाई एक्सिस पर अगर आप हीलियम न्यूक्लियस को वाई एक्सिस के साथ टच करें तो इसकी वैल्यू 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है। सो जब आप अलोंग वाई एक्सिस अपवर्ड मूव करते जा रहे हैं तो बाइंडिंग एनर्जी टिल आयरन इंक्रीज होती है पर न्यूक्लियन, लेकिन आयरन के बाद बाइंडिंग एनर्जी आपको ग्रेजुअली कम होती हुई नजर आई, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी आफ्टर Fe कम होती जा रही है, तो इसका मतलब Fe के बाद के जो न्यूक्लियाई हैं दे आर लेस स्टेबल। इसका मतलब उनके न्यूक्लियाई को, यानी आयरन के बाद के जो एलिमेंट्स हैं उनके न्यूक्लियाई को अगर आपने स्प्लिट करना है तो आपको कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगी, लेकिन टिल आयरन आपके जितने भी न्यूक्लियाई हैं फ्रॉम हाइड्रोजन टिल आयरन ये सारे स्टेबल न्यूक्लियाई हैं। इनको ज्यादा अमाउंट में बाइंडिंग एनर्जी देनी पड़ेगी अगर आपने इनके न्यूक्लियाई को ब्रेक करना है, और सबसे ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ती है आयरन के केस में। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह डिफरेंट एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जीज एक दूसरे से डिफरेंट हैं। सो इसमें जो स्टार्ट के एलिमेंट्स हैं टिल आयरन, इनकी बाइंडिंग एनर्जीज ज्यादा हैं, यानी इनके न्यूक्लियाई को जब आपने बनाया था तो मास डिफेक्ट और उससे रिलीज होने वाली एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। सो ये लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूजन के प्रोसेस को इंडिकेट करते हैं, जबकि आयरन के बाद के जो न्यूक्लियाई हैं उनके न्यूक्लियस क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी कम है, सो उनके न्यूक्लियस अनस्टेबल न्यूक्लियस होंगे। सो उनके अनस्टेबल न्यूक्लियाई को स्प्लिट करना आसान है। सो ये वाले न्यूक्लियाई यूज होते हैं फिशन के प्रोसेस में। सो डियर स्टूडेंट, ये तो था आज का लेक्चर जिसमें आपने बड़ी डिटेल में देखा कि मास डिफेक्ट क्या था और मास डिफेक्ट से किस तरह एनर्जी में कन्वर्जन हुई, और वो एनर्जी कहलाई बाइंडिंग एनर्जी। और इस बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू को हमने लाइटर न्यूक्लियाई हीलियम के लिए कैलकुलेट किया, और मैंने आपको दो मेथड्स बताए। एक थोड़ा लॉन्गर मेथड है
और दूसरा जिसमें आपने 1U को कन्वर्ट किया 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एक वो मेथड है जिससे आप शॉर्ट स्टेप्स में डेल्टा M को कन्वर्ट कर सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी में। फिर आपने दोनों ग्राफ्स को देखा कि कैसे पैकिंग फ्रैक्शन डिफरेंट न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है और किस तरह बाइंडिंग एनर्जी डिफरेंट न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी को इंडिकेट करती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मजीद न्यूक्लियाई से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, बट टिल देन अल्लाह हाफिज।